बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज का हमारा सफ़र पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत मकाम स्कर्दू की तरफ है। हमने अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट ली जो कि हमेशा की तरह लेट थी। आपको हमेशा डिलेस फेस करने पड़ते हैं। पीआईए और एयर ब्लू ऑपरेट करते हैं स्कर्दू के लिए। नॉर्मली आपको वन वे टिकट जो है 15,000 से लेकर 40,000 के दरमियान मिल जाता है। हम अपनी फ़्लाइट में पहुँचे और फ़्लाइट उड़ने के लिए तैयार है। जैसे ही आप हवा में उड़ते हैं, मरगला की पहाड़ियाँ क्रॉस करने के बाद आपको जल्दी 20 से 25 मिनट के बाद कराक्रम की पहाड़ियों का सिलसिला नजर आना शुरू हो जाता है। और अगर मौसम साफ हो तो आप केटू, माइटी केटू को भी विटनेस कर सकते हैं, जो कि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। इस्लामाबाद से स्कर्दू की फ्लाइट के दौरान बादलों के दरमियान से कराक्रम और हिमालय की अजीम पहाड़ी सिलसिले नजर आते हैं। अगर किस्मत अच्छी हो तो दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू की झलक भी देखने को मिलती है। इसके अलावा आप काशीपुरम 1 और 2 को भी विटनेस कर सकते हैं और माइटी नागा पर्वत जो कि केलर माउंटेन भी कहलाती है और दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी है, इसको भी आप विटनेस करते हैं। ये वो लम्हा है जब कुदरत की अजमत दिल को खामोश कर देती है और इंसान सिर्फ देखता रह जाता है। इस 1 घंटे की परवाज के दौरान सबसे खूबसूरती आपको तब देखने को मिलती है जब बर्फ से भरा पहाड़ी सिलसिला खत्म होने के बाद ठंडे सहराओं का सिलसिला शुरू होता है और इन ठंडे सहराओं के दरमियान से गुजरता हुआ ये दरिया और ये खूबसूरत वादी खुदा की कुदरत को जाहिर करता है। मैंने स्पेशल परमिशन के बाद कॉकपिट से ये व्यू रिकॉर्ड किया। सामने आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं बर्फ से लदे हुए और उसके बिल्कुल साथ जैसे ही आपका एयरक्राफ्ट टर्न लेता है तो आपको सामने ये सहराई, ठंडा सहराई इलाका नजर आता है जिसमें आपका खूबसूरत दरिया बह रहा है। और ये इस वक्त आप स्कर्दू एयरपोर्ट पर लैंडिंग के मनाजिर देख रहे हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट और सबसे मुश्किल लैंडिंग वाला एयरपोर्ट। जैसे ही आप स्कर्दू में लैंड करते हैं यहाँ आपको एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है जो दिल को सुकून देती है। बुलंदोबाला पहाड़ ऐसे महसूस होते हैं जैसे सदियों से इस वादी की हिफाजत कर रहे हों। दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट में उतरते ही आप एक ठंडक का झोंका अपने चेहरे पर महसूस करते हैं। स्कर्दू एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे इंसान किसी जादुई वादी में कदम रख रहा हो जहां हर तरफ कुदरत की खूबसूरती मुस्कुरा रही होती है। एयरपोर्ट से बाहर आते ही हमारे होटल के रिप्रेजेंटेटिव हमारा इंतजार कर रहे थे। हम उनसे मिले, अपनी गाड़ी में शिफ्ट हुए। ये सारे अरेंजमेंट्स हमारे एवाई के ट्रेवल्स ने किए थे जो कि हमारी फैमिली कंपनी है और हम यहाँ से अपने होटल के लिए जो कि पीसी लेगेसी है रवाना हुए। होटल जो कि तकरीबन 5 मिनट की मुसाफत पे था, उसमें चेक इन करने के बाद मैं फ्रेश हुआ और मैंने अपनी पहली डेस्टिनेशन खरपचू फोर्ट के लिए तैयारी स्टार्ट की। खरपचू फोर्ट शहर के बिल्कुल करीब वाक़ है और आप खरपचू फोर्ट जाने के लिए फुटबॉल ग्राउंड के करीब उतर सकते हैं। उसके बाद आप वॉक करके और मज़ीद 20 से 25 मिनट की हाइक करके खरपचू फोर्ट पहुंच सकते हैं। ये जो आप व्यूज़ देख रहे हैं ये खरपचू फोर्ट जाते हुए मैंने अपने कैमरा में रिकॉर्ड किए। 16वीं सदी में बनने वाला ये किला बल्तिस्तान के ताकतवर हुक्मरान अली शेर खान अंचन ने तमीर करवाया था। सदी में जब सिख फौजों ने बल्तिस्तान पर हमला किया तो इस किले ने एक अहम किरदार अदा किया। डोगरा फौजों ने बल्तिस्तान पर कब्जा किया और इस किले को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। और ये ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया एरियल व्यू खरपचू फोर्ट का हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ से आपको स्कर्दू शहर, दरियाए सिंध और इर्द गिर्द के पहाड़ों के हैरत अंगेज मनाजिर देखने को मिलते हैं। अगर आप यहाँ से नीचे देखें तो पूरी स्कर्दू वैली, दरियाए सिंध और इर्द गिर्द के बुलंदो पहाड़ा साफ पहाड़ नजर आते हैं। सदियों पहले यही दीवारें सिपाहियों की आवाज़ों, घोड़ों की टापों और जंगी तैयारियों की गवाह रही होगी। ये किला सिर्फ पत्थरों की दीवारें नहीं बल्कि बल्तिस्तान की तारीख, बहादुरी और सकाफत की एक जिंदा यादगार है। यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम माजी किसी दौर में पहुंच गए हों जहाँ वक्त की रफ्तार कुछ सुस्त हो जाती है। इस किले की हर दीवार, हर पत्थर सदियों पुरानी कहानियां सुनाता महसूस होता है। किले में तकरीबन 1 घंटा गुजारने के बाद शाम हो रही थी और मैंने अपने होटल की तरफ वापस रखते सफ़र बांधा। मुझे होटल पहुंचते हुए तकरीबन 20 मिनट लगे। होटल में ट्रेडिशनल बोनफायर और यहाँ की माउंटेन टी जो थी वो हमारा इंतज़ार कर रही थी और इसी के साथ हमारा आज का दिन अख्ताम पजीर हुआ। A very good morning everyone. Today's day 2 we are going towards the खपलो वैली। खपलो वैली स्कर्दू की एक खूबसूरत वैली है। माजी में लद्दाख और वस्ती एशिया
के दरमियान तजारत का अहम रास्ता खपलू, जो कि स्कर्दू से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है, बल्तिस्तान की सबसे खूबसूरत और तारीखी वादियों में से एक है। शोक रिवर के किनारे पे वाक़या ये वादी खूबसूरत रास्तों, सब्ज़ बागात, बर्फपोश पहाड़ों और रवायती बल्दी घरों का मंजर किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लगता। ये वादी दुनिया की मशहूर चोटी मशरबरम के करीबी वाक़ है, जो खो पैमाओं के लिए बहुत अहम है। यहाँ की मकामी ज़बान बल्ती है और सकाफत में तिब्बती और वस्ती एशिया के असरात भी देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोग सादा ज़िंदगी, रवायती खानों और कदीम रस्म व रवाज को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। खपलू में वैसे बहुत से खूबसूरत मकाम देखने के काबिल हैं, लेकिन हमारी जो लिस्ट थी उसमें आज हमने खपलू पैलेस, जो अभी सरीना ऑन करता है, उसको देखना था। सेलाइन विलेज और चेकचन मॉस्क शामिल है। थका देने वाले सफ़र के बाद हम खपलू वैली में दाखिल हुए और सीधा हम पहुंचे सरीना खपलू पैलेस। खपलू वैली में वाक़या ये मकाम कभी मकामी कुरानों की राइशगाह और शाही दरबार हुआ करता था। ये महल खूबसूरत, अपनी तिब्बती, कश्मीरी और बल्दी तर्ज तामीर की वजह से बहुत मुनफरिद था। लकड़ी की खूबसूरत नक्शो नगार, पत्थर की दीवारें और रवायती बल्कोनियां इस इमारत को खास बनाती हैं। यबगू राजा दौलत खान का तामीर करदा ये महल वक्त के साथ साथ खस्ता हाल हो गया था, लेकिन बाद में सरीना होटल्स और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने मिलकर इसकी बहाली की और इसे म्यूजियम में तब्दील किया, ताकि सयाह यहाँ रहकर तारीख और सकाफत दोनों को महसूस कर सकें। 150 साल पुराने इस महल में वाक़या ये म्यूजियम बल्तिस्तान की तारीख और सकाफत से मुतल्लिक चीज़ों की आगाही देता है। दुनिया भर से सयाह यहाँ आकर तारीखी माहौल में क़याम करते हैं। तकरीबन 1000 रुपये की टिकट के साथ आपको एंट्री इस महल में अलाउ होती है, और मैंने यहाँ तकरीबन 1 से 1.5 घंटा गुजारा और सारा महल जो है ये एक्सप्लोर किया। यहाँ आप रह भी सकते हैं, जो कि 30,000 रुपये से तकरीबन सरीना आपको स्टे देता है। महल को मुकम्मल करने के बाद मैं अपने अगले मकाम चेकचन मस्जिद की तरफ रवाना हुआ, जो कि 10 मिनट की ड्राइव पे है यहाँ से। बल्तिस्तान की सबसे कदीम और तारीखी मस्जिद, जिसको पाकिस्तान की भी सबसे पुरानी मस्जिद कहा जाता है, 1370 में तामीर हुई और आज भी अपनी मुनफरिद तारीख और फन तामीर की वजह से सयाहों और ज़ायरीन के लिए एक दिलचस्प मकाम का दर्जा रखती है। मस्जिद की साख्त में तिब्बती और बल्दी फन तामीर का इम्तजाज वाज़ह है। मस्जिद का दौरा मुकम्मल करने के बाद हम अपने अगले और आज के आखिरी पॉइंट सेलाइन ऑर्गेनिक विलेज की तरफ रवाना हुए, जहाँ पर हमने आज ट्राउट फिश खानी है, क्योंकि यहाँ की ट्राउट फिश की मैंने बहुत सी वीडियोस देखी और तारीफें सुनी थी। और यहाँ पे आप एक छोटा सा तालाब है जिसमें आप खुद भी जाकर लाइव फ्रेश ट्राउट पकड़कर उसको बनवा कर खा सकते हैं। तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव के बाद हम सेलाइन विलेज पहुंचे। एक खूबसूरत और पीसफुल एरिया है। अगर आप पीस के लिए और बिल्कुल सुकून के लिए आना चाहते हैं तो ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। यहाँ पहुंचने के बाद हमने अपनी गाड़ी पार्क की और अंदर जाकर मैंने ट्राउट को कैच किया। ऑल्दो दिस इज़ आर्टिफिशियल हंटिंग, प्रॉपर हंटिंग नहीं थी, क्योंकि इस तालाब में पहले से ट्राउट्स मौजूद थी। और इन्हीं ट्राउट्स को पकड़ने के बाद हमने, हमारे जो होटल यहाँ की मैनेजमेंट थी उसने हमें ये ट्राउट, मेरी शिकार की गई जो ट्राउट्स थी, हमें बना के दी और हमने ये ट्राउट्स एंजॉय की। मकामी मसालों में बनी हुई ये ट्राउट खाने के बाद हम लोग वापस रवाना हुए स्कर्दू सिटी की तरफ। और इट इज़ वन ऑफ द गुड एंड द हेक्टिक डे। आप जब भी खपलू की तरफ आएँ मेंटली प्रिपेयर होके आएँ, क्योंकि ये 100 किलोमीटर थका देने वाले पहाड़ी इलाके में 100 किलोमीटर है। वेलकम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। इज डे 3 एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर शंग्रीला, अपर कचूरा एंड वन ऑफ द मोस्ट माय फेवरेट बाशो वैली टुडे। स्कर्दू सिटी से शंग्रीला पहुंचने में आपको तकरीबन 30 से 40 मिनट दरकार होते हैं और ये कचूरा वैली में वाक़ है। जैसे ही आप शंग्रीला में दाखिल होते हैं आपकी तमाम थकन दूर हो जाती है। तकरीबन 1000 रुपये के एंट्री टिकट के साथ आप यहाँ दाखिल हो सकते हैं और 35 से 40 हज़ार रुपये के साथ आप यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक बोटिंग की फैसिलिटी मिलती है। सामने मौजूद आपको कुछ हट्स नमा होटल्स नज़र आ रहे हैं। ये पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, जीबी स्काउट्स वगैरह ऑन करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे इकॉनिक प्लेस जो है वो ये शंग्रीला रिजॉर्ट है, जो सबसे पहले बनाया गया था। और यहाँ पे एक ओरिएंट एयरलाइन जो कि अभी PIA कहलाती है, उसका एक
अदद एयरक्राफ्ट भी मौजूद है जिसके अंदर एक होटल बनाया गया है। आप बहुत रीज़नेबल अमाउंट में यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं, जो कि सिर्फ आई थिंक $300 लाइक $1 पर राइड है। मैंने भी यहाँ इस खूबसूरत पानी में बोटिंग करने का सोचा, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ क्लिप्स जो हैं वो रिकॉर्ड करना चाह रहा था, और मैंने वो क्लिप्स रिकॉर्ड किए जो मैं आगे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप कुदरत का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ ज़रूर आएँ और बोटिंग ज़रूर करें। आप स्विट्ज़रलैंड समेत दुनिया की तमाम जो टॉप डेस्टिनेशंस हैं वहाँ की बोटिंग और लेक्स को भूल जाएंगे। यहाँ अगर आपको महसूस होता है कि शंग्रीला की झील में कश्ती में बैठकर हम पानी में तैरते हुए जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। पहाड़ों की अक्कासी और नीला पानी हर मंजर को ख्वाब जैसा बना देता है। ये लम्हे हमेशा दिल में नक्श रहेंगे। वाकई ये कुदरत का हकीकी जादू है। इसी के साथ हमने ये बहुत ही रीज़नेबल राइड जो कि 300 रुपये में थी 15 मिनट के लिए मुकम्मल की, और अब हमारा टाइम हो चुका है शंग्रीला से निकलकर अपर कचूरा की तरफ रवाना होने का। अपर कचूरा तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत पे है यहाँ से, और आपको थोड़ा ड्राइव करके अप एरिया में जाना पड़ता है, जहाँ पहुँचने के बाद गाड़ी आपको एक मखसूस मुकाम पे उतार देती है। उसके बाद आपको एक मकामी वैली, एक मकामी गाँव से गुजर के जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत गाँव है। यहाँ छोटी छोटी नदियाँ पानी की बह रही हैं, लोगों के खेत हैं, घर हैं, आपको मसाजिद नज़र आती हैं, और इस एरिया में पहुँचने के बाद आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट नीचे उतरना पड़ता है, और आपको एक और ख़ूबसूरत झील नेचुरल वाटर आपको अपर कचूरा लेक नज़र आती है। अपर कचूरा लेक बहुत ही फेमस लेक है, और यहाँ पर आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप जिप लाइन ले सकते हैं, जो कि मैंने भी ली। जिप लाइन का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन इसको आप बहुत अच्छा नहीं कह सकते। इसके अलावा यहाँ आप जेट स्काई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप जब भी आएँ वज़ीर की बोट जो है वो ज़रूर एंजॉय करें। वज़ीर यहाँ का एक मकामी पुराना लड़का है जो बहुत स्पीड में बोट चलाता है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने यहाँ पे वज़ीर के साथ बोटिंग की थी। चूँकि मैं बोटिंग का एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुका था, इसलिए इस दफ़ा मैंने बोटिंग के बजाय जेट स्काई और जो है जिप लाइन ही लेना मुनासिब समझा। जेट स्काई का एक्सपीरियंस करने के बाद हमने कुछ हल्का फुल्का यहाँ खाना वाना समझा, और उसके बाद हम लोग निकले अपने मेन पॉइंट आज का, जो हमने सबसे ज़्यादा जिस स्पॉट को टाइम देना है, यानी कि बाशू वैली की जानिब। बाशू वैली एक स्कर्दू की बहुत ही खूबसूरत वैली है, लेकिन इसका सफ़र जो है थोड़ा टफ है। आपको मूव करना पड़ता है लाइक 30 से 40 मिनट शंग्रीला से, और उसके बाद आपको यहाँ पे आकर एक 4x4 लोकल जीप्स पे शिफ्ट होना पड़ता है, जो कि आपको सीधा ऊपर बाशू की तरफ लेकर जाती हैं। जैसे ही आप यहाँ से रवाना होते हैं, आपको रवाना होते ही नीचे एक पुल नज़र आता है, जिसको ये हैंगिंग पुल को डांसिंग पुल भी कहा जाता है, और इस पुल के बिल्कुल साथ वाक़या आपको चॉकलेट रॉक्स नज़र आते हैं, जो कि एक फेमस लोकेशन है यहाँ की विज़िट के लिए, एक स्पॉट है। लेकिन चूँकि मैंने चॉकलेट जो रॉक्स हैं वो पहले विज़िट किए हुए थे, इसलिए मैंने इस ट्रिप में चॉकलेट रॉक्स को अवॉइड किया और उनको स्किप कर दिया। अगर आप यहाँ रुक कर ये इस वाटरफॉल को विटनेस करना चाहते हैं और इसकी आवाज़ और खूबसूरती को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप ये पुल जो फ्लाइंग ब्रिज है इसको क्रॉस करने के बाद आप रुक के इस स्पॉट को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से तकरीबन आपको 2 घंटे की मुसाफत दरकार होती है बाशू वैली के पॉइंट तक पहुँचते हुए, जो बिल्कुल पहाड़ियों के दरमियान शियाचन जो पीक है उसके पास वाक़या है। मकामी जीप्स आपसे 10 से 12 हज़ार रुपये चार्ज करती हैं, जो कि राउंड ट्रिप होता है। वो आपको लेके भी जाती हैं और वापस लेके भी आती हैं। रास्ते में आपको मुख्तलिफ गाँव देखने को मिलते हैं। यहाँ की तारीख, यहाँ की सकाफत, यहाँ का तौर तरीका आपको देखने को मिलता है। यहाँ पहुँचने के बाद हमने एक मज़े की चीज़ विटनेस की। ये सामने आपको नज़र आने वाला एक लड़का जो कि गाड़ी को इशारा करके रोक रहा है, और सामने ब्लास्टिंग करके पत्थर जो हैं वो तोड़े जा रहे हैं। पहाड़ी के ऊपर से एक सिग्नल के तौर पे ये लैंग्वेज यूज़ की जा रही है और सीटी मारी जाती है, जिसका मतलब होता है कि जो है अभी पत्थर गिर रहे हैं ना आए, और मुख्तलिफ किस्म की सीटियाँ मार के बताया जाता है कि अब एरिया सेफ है और आप मूव कर सकते हैं। तकरीबन 50 मिनट से 1 घंटे की मुसाफत के बाद आपको विलेज घर देखने को मिलता है। ये ऑर्गेनिक विलेज यॉक्स की वजह से मशहूर है। यहाँ पे लोग यॉक खाना पसंद करते हैं, और ये आधी मुसाफत आधा सफ़र तय करने के बाद आपको
विटनेस करने को मिलता है। इस ऑर्गेनिक विलेज में आप मुख्तलिफ किस्म के ड्राई फ्रूट्स जो यहाँ पैदा होते हैं खरीद सकते हैं। छोटे छोटे स्टॉल्स की सूरत में यहाँ के मकामी लोग रोड्स पर बैठकर उनको बेचते हुए नजर आते हैं। इस इलाके की सबसे फेमस डिश खप्पू है, जो कि आटे, अखरोट की गिरी और इसमें जो ऑयल इस्तेमाल होता है वो पानी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के लोग इस डिश को बड़ी शौक से खाते हैं और इनका मानना है कि हम जो टूरिस्ट हैं उनके लिए ये डिश खाना या इसको हजम करना आसान नहीं है, लेकिन आज हम इस डिश को टेस्ट करेंगे ज़रूर और इसका जो रिव्यूज़ होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। जब आप इससे आगे निकलते हैं तो आपको अगला गांव कायमाबाद देखने को मिलता है। इस 17 किलोमीटर के रास्ते में आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं और अगर रश डेज ना हो तो ये ही सफ़र आप तकरीबन 1.25 घंटे में मुकम्मल कर सकते हैं। इससे जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको खोरजम्बा का इलाका देखने को मिलता है, जहाँ आप ये पानी बहता हुआ देख रहे थे, और इससे आगे आपकी थोड़ी सी मुसाफत है, जिसके बाद आप बाशू वैली की जो पीक है उसको रीच कर लेते हैं। जी हजूर, आपको सामने इस वक्त बाशू वैली की पीक्स नज़र आ रही हैं। सामने नज़र आने वाली पीक्स फ्रक्चो पीक और साथ शियाचन। शियाचन का मतलब एक लकड़ी का होता है। ये यहाँ की 2 खूबसूरत पीक्स। यहाँ पहुँचने के बाद बर्फ़ से पिघलते पानी को देखते हुए हमने सामने मौजूद जंगल जाने का फैसला किया और उस जंगल को एक्सप्लोर किया। जंगल को एक्सप्लोर करने के बाद वहीं से मैंने एक घोड़ा हायर किया, जो कि बहुत ही सुस्त था, लेकिन उसकी राइड की वजह से मुझे बाशू वैली के काफ़ी सारे पॉइंट्स, हिडन पॉइंट्स जो थे, उनको देखने में मदद मिली। खूबसूरत पहाड़ और हॉर्स राइडिंग के साथ साथ मेरा सबसे पसंदीदा खेल, अगर क्रिकेट भी इन पहाड़ियों के दरमियान मिल जाए तो क्या ही बात हो। जी हाँ, इसके बाद यहाँ पे बना एक मैदान जिसमें हमने यहाँ के लोकल्स के साथ क्रिकेट खेली और इस क्रिकेट को हमने बहुत एंजॉय किया। बिल्कुल बाशू वैली के पहाड़ों के शेडो के अंदर क्रिकेट खेलते हुए इसका एक अपना एक्सपीरियंस था और हमने इसको बहुत एंजॉय किया। खेलने के बाद आज का दिन मुकम्मल हुआ और हम रवाना हुए वापस करदू शहर की तरफ, जहाँ हमने आज अपने होटल में स्टे करना है और कल के लिए तैयार होना है। सो गाइस, आज हम जाएंगे यहाँ से शिखर फोर्ट कवर करेंगे। आज डे 4 है और आज की हमारी रूटीन थोड़ी टफ है क्योंकि आज हमने मंथोका प्लस शिखर इकट्ठे कवर करने हैं। स्कर्दू शहर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर ये आबशार डंबल के इलाके में वाक़या है। स्कर्दू शहर से 80 किलोमीटर की मुसाफत पर ये कुदरती आबशार, जिसका पानी बुलंद पहाड़ों से नीचे गिरता है और सब्ज वादी में पहुंचकर छोटी छोटी झीलों और नदियों में तकसीम हो जाता है। यहाँ जो सबसे अहम बात है, ये आबशार कुदरती नहीं है। इस आबशार का पानी एक मखसूस तरीके से पीछे से लाया जाता है और उसमें बिजली बनाने के बाद इसको यहाँ से नीचे फेंका जाता है। मौसम गर्मा में आबशार के किनारे ठंडी हवा और पानी के छींटे एक खुशगवार तजर्बा फराहम करते हैं। मंथोका आबशार गिलगित बल्तिस्तान की कुदरती जादूगरी है, जहाँ पानी, पहाड़ और सब्ज वादियां मिलकर एक ख्वाब जैसा मंजर तख्लीक करते हैं। मंथोका वाटरफॉल को विजिट करने के बाद इस फ्लाइंग ब्रिज से होते हुए हम वापस रवाना हुए। हमने अभी यहाँ से कोल्ड डेजर्ट जाना है। वहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के बाद हम आज की अपनी फाइनल डेस्टिनेशन शिखर फोर्ट की तरफ रवाना होंगे, जो कि शिखर वैली में वाक़या है और इसको भी सरीना ऑन करता है। यहाँ से भी हमने मूव होना है और पहुँचना है कोल्ड डेजर्ट, जहाँ पे आप मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसमें मोटर ग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग, जीप राइडिंग, और जब आप यहाँ दाखिल होते हैं तो शिखर द लैंड ऑफ कीटू का ये आपको एक बड़ा सा बोर्ड नज़र आता है। इसके साथ ही बिल्कुल आपको कोल्ड डेजर्ट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आप ये लाइव एक्टिविटी मोटर ग्लाइडिंग की देख रहे हैं। तकरीबन 13,000 रुपये पाकिस्तानी में आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं और हमने अपनी टिकट जो थी बुक की और उसके बाद जो ज़रूरी एसेंशियल्स थे इसके लिए और ट्रेनिंग वगैरह जो थी वो वहाँ के मौजूदा लोकल गाइड से एंड गोइंग टू हैव द एरियल व्यू ऑफ द कोल्ड डेजर्ट इन शिखर स्कर्दू, गोइंग टू हैव द व्यू ऑफ द मैजेस्टिक माउंटेन्स, सो होप टू सी यू सून सेफली अगेन ऑन द लैंड। बेसिक रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल करने के बाद हमने अपनी फ़्लाइट ली
इंजन की हल्की गरज शुरू होती है और इसी के साथ हम जमीन और आसमान के बीच में, नीचे फैला है सुनहरी सहरा, किनारों पर बर्फ की चादर और दूर पहाड़ जैसे कहानी सुनाने के लिए तैयार हैं। हर मोड़ पर मंजर बदलता है, नदियों की चमकदार लकीरें, वादियां और कराक्रम और हिमालय के बुलंदो बाला पहाड़ों को क्रॉस करते हुए हमने लैंड किया और इसी के साथ हम रवाना हो गए हैं अपनी आखिरी मंजिल यानी कि शिखर फोर्ट की तरफ। शिखर फोर्ट का रास्ता हसीन पुरसुकून है। शिखर फोर्ट जाते हुए हमें ये मासूम बच्चे मिले और उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ ही देर में पोलो का मैच स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि पोलो का एक टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें स्कर्दू की कुछ टीम्स हिस्सा ले रही हैं। तो हमने उसका टाइम पूछा और तहिया किया कि हम शिखर फोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद जरूर पोलो का मैच जो है वो विटनेस करेंगे। हम इस वक्त शिखर पहुंच चुके हैं और सदियों पुराना किला शिखर किला हमारी मुलाकात का मुंतजर है। यहाँ एंट्री के लिए तकरीबन आपको 1000 से लेकर 1200 रुपए का एक टिकट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। शिखर किला की तमीर 17वीं सदी में हुई थी और ये बल्तिस्तान के शाही खानदान का घराना रहा है। किले की दीवारें मजबूत और खूबसूरत नक्श नगार से मुज़य्यन है जो उसकी कदीम फन तमीर की महारत को ज़ाहिर करती हैं। अंदर दाखिल होती है आपको रवायती कमरे, सैन और पुराना फर्नीचर देखने को मिलता है, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। किले के इर्द गिर्द सब्ज बागात और पहाड़ों की हसीन वादियां हैं जो हर खाने को जादुई बना रही हैं। किले की पिछली साइड पर एक खूबसूरत रेस्टोरेंट है जहां आप बैठकर काफ़ी और जो स्नैक्स हैं वो इंजॉय कर सकते हैं और अपना अच्छा वक्त बिता सकते हैं। ढलते सूरज के साथ शिगर के इस सरीना के कैफ़े में बैठ के कॉफ़ी इंजॉय करने का एक मज़ा ही अलग है। मैंने भी अपने गाइड के साथ बैठकर यहाँ पर कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स नोश फरमाए और यहाँ मौजूद बाग में चहलकदमी की। ये तमाम चहलकदमी करने के बाद हम अंदर रवाना हुए और हमने जाकर म्यूज़ियम देखा। शिखर किले के अंदर एक छोटा मगर बहुत कीमती म्यूज़ियम जो हमें बल्तिस्तान की तारीख, सकाफत और ज़िंदगी के राज बताता है। यहाँ पुरानी तस्वीरें, दस्तावेज़ात, शाही खानदान के रवायती फर्नीचर और ज़ेवरात रखे गए हैं। म्यूज़ियम के अंदर चलते हुए लगता है जैसे आप वक्त के दरीचे में दाखिल हो गए हो। हर नमूना एक ख़ास किस्सा सुनाता है, कदीम ज़िंदगी के तरीके, लोगों के रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें और बल्तिस्तान के शाही खानदान की ज़िंदगी की झलकियाँ आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। ये म्यूज़ियम न सिर्फ तारीख के शौकीन सियाहों के लिए बल्कि हर उस शख्स के लिए जो सकाफत, फ़न और कदीम ज़िंदगी के राज जानना चाहता है, एक अनमोल जगह है। हर कमरा आपको एक नया सबक और जुदाई जादुई तजर्बा देता है और शिखर किले की शान और शौकत को और भी करीब से महसूस करवाता है। लकड़ी और पत्थर की कंदकारी, कालीन और दीगर दस्तकारी के नमूने जो इलाके की हुनरमंदी और आर्ट की पहचान है वो भी इस म्यूजियम में रखे गए हैं। म्यूजियम का हर कमरा एक अलग कहानी के साथ हाजिर है और यहाँ घूमते हुए लगता है कि आप सदियों पुरानी जिंदगी और बल्तिस्तान की तारीख में सफर कर रहे हैं। जब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये खूबसूरत लान और ये बुलंदो बाला किला जो अपनी शान और शौकत के साथ आज भी शिखर में मौजूद है, आप इसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद हम सीधा पहुंचे पोलो का मैच देखने के लिए। कदीम खेल जो आज भी गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा मशहूर और बेजराई वाला खेल है। ये खेल मेरे लिए इसलिए भी ज़्यादा दिलचस्पी रखता है क्योंकि मैं पहली दफ़ा कोई लाइव पोलो का मैच देख रहा हूँ। पोलो मैच में हर लम्हा दिलचस्पी से भरपूर है। जब गेंद गोल की जाने पड़ती है तो तमाशाई अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते। हर शॉट के साथ तालियां बजती हैं, शोर होता है और माहौल जज्बा, तवानाई और जोश से भर जाता है। और यहाँ लोकल म्यूज़िक और ढोल की थाप पर अपनी टीमों को सपोर्ट की जाती है। यहाँ जो सबसे एक अनोखी बात है, इस पोलो में प्लेयर्स को अलाउ होता है कि वो एक दूसरे को धक्का मार कर उसके हॉर्स से, उसके घोड़े से उसको गिरा सकें और उसको फ्री स्टाइल पोलो भी यहाँ कहा जाता है। हर साल पोलो का एक शानदार टूर्नामेंट होता है जिसमें सारी लोकल्स टीम जो है वो हिस्सा लेती हैं। ये खेल ना सिर्फ एडवेंचर और तफरीह का जरिए बल्कि इससे मकामी लोगों की रवाज, तारीख, रवायत और समाजी ज़िंदगी का भी पता चलता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी दिलचस्पी देखने के काबिल है। पोलो मैच मुकम्मल होने के बाद हमने अपना रखते सफ़र स्कर्दू की जानिब बांधा क्योंकि आज हमारा स्कर्दू में आखिरी दिन है और हमने अगली मॉर्निंग तकरीबन 10 बजे हमारी फ़्लाइट है और हमने वापस रवाना होना है। उम्मीद है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो भी
एडवेंचर होगा पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर या कोई भी सफ़र होगा, उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज हमारा आखिरी दिन है और हम दिरसोई को एक्सप्लोर किए बगैर वापस रवाना हो रहे हैं, क्योंकि दिरसोई अभी तक बंद है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपने व्लॉग में दिरसोई को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।